Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ एसएसए को लेके। ईपीएफओ एसएसए में बहुत सारे बच्चों के कई सारे क्वेरीज थे, तो मैंने आपके जो भी क्वेरीज वगैरह थे उनको अभी रिसेंटली जो ईपीएफओ में सीनियर एसएसए के पोजीशन पे वर्किंग है, मतलब इनका प्रमोशन अभी होने वाला है। ये काफ़ी टाइम से वर्किंग है, आई गेस इनको 6 साल हो गए हैं। तो उनसे ये सारे कुछ डाउट मुझे आप लोगों के आए थे, तो इसके बारे में बात करेंगे जो भी मुझे पता चला है, एंड इसके प्रमोशन हायरार्की पे भी पूरी बात करेंगे। तो जो भी चीज़ें जो है आपने पूछी हुई थी उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, कई काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही एक्चुअली, थोड़ा सा फैमिली में इश्यूज़ थे, मतलब टाइम देना पड़ गया उसमें, एंड देन ऑफिस में भी काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो गया था। पिछले 1.5 महीने से मैं लीव पे हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब क्या है कि जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जॉब प्रोफाइल क्या है, यहाँ पे हम ईपीएफओ एसएसए की बात कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको इसमें अगर ईओ एओ के बारे में नहीं पता है तो वो भी पता चलेगा, क्योंकि जब हम प्रमोशन हायरार्की की बात करेंगे तो आप कैसे कैसे उसमें हायरार्की आगे बढ़ती है। अगर आप ईपीएफओ एसएसए पे यहाँ पे एंट्री लेते हो तो कहाँ तक आप पहुँच सकते हो अगर आप 22 या 23 साल की उम्र में इसमें सिलेक्शन हो जाता है, या फिर आप वो 25-26 की एज में यहाँ पे आ रहे हो, तब क्या एस्पेक्ट है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। प्रमोशन, इन हैंड सैलरी, फ्री टेस्ट सिलेबस, फर्दर प्रिपरेशन के क्या है। कई बच्चियों ने पूछा हुआ था कि आगे मतलब गर्ल्स के लिए सुटेबल है ये जॉब या नहीं है। अच्छा, कुछ ने ये भी पूछा था ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, क्वार्टर या लाइफ स्टाइल कैसा होता है, कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यही सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की बात करें तो भैया देखो, एसएसए का सब काम क्या होता है, जो भी आपका अब ईपीएफओ में क्या है कि सबसे पहले डेटा निकल के आता है, ठीक है। जो भी इसमें आपका डेटा है, डेटा की जो भी एंट्री होगी वो आपको करनी होगी। सबसे प्राइम जो काम होता है ना एसएसए का, वो यही होता है। आपके पास डेटा आया, डेटा को एंट्री में आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाना होता है, फिर आपको जो है फाइल्स मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखोगे जो भी मुझे बताया गया उसमें आपका पूरा क्लैरिकल काम होता है, ठीक। जो एसएसए जाते हैं ना इनिशियली, उनको पूरा क्लैरिकल काम दिया जाता है कि फाइल का मैनेजमेंट करो। अगर आपसे जो सीनियर होगा या फिर जो आपका सुप्रिटेंडेंट होगा, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट या उसको एसओ भी बोलते हैं, पहले एसओ बोला जाता था, अब आजकल सुप्रिटेंडेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन का सुप्रिटेंडेंट होगा उसको डेटा जा करके देना। अगर यहाँ पे डेटा में कोई रेगुलरिटी आ रही है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आपका जो एसओ होगा वो जा करके ईओ को बताएगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को बताएगा, फिर वो आगे उसके ऊपर अपना एक्शन लेगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस की बात करें, इनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता। सुप्रिटेंडेंट के ऊपर ठीक ठाक लेवल का स्ट्रेस आता है। फिर ईओ के ऊपर जो है एक्चुअली में देखा जाए तो असली काम जो ईपीएफओ का होता है ना, वो ये लोग करते हैं, ईओ, ठीक है। तो अभी बात करेंगे इन पे कैसे क्या आते हैं। तो कुल मिला के जो एसएसए का काम होता है वो पूरा क्लैरिकल है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता कि फील्ड में जाना है। हाँ, मे बी आपको कहीं कहीं पे असिस्ट करने जाना पड़ जाए किसी रीजन में, तो अगर असिस्ट करने भी जाना है तो उसका अलाउंस मिलता है। बट अगर आप बोलोगे सर मैं नहीं जा सकता, तब भी आपको फिर वो भेजेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि लेके ही जाएंगे। बट कभी कभार इनकेस अगर आपके कहीं डेटा की ज़रूरत है तो आपको डेटा लेके साथ में अपना जाना पड़ेगा, ठीक। ये काम होता है ना। प्रमोशन हायरार्की की बात करेंगे, पहले जरा इन हैंड सैलरी की बात करते हैं। तो देखो, इन हैंड सैलरी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अगर आप एक्स सिटी की बात करो, यहाँ पे जो भी होगा एक्स सिटी के बारे में बात करूंगा। इन हैंड की बात करें तो आपका 51 के आसपास आएगा। अभी तो प्रमो वो हो गया ना, एक आपका वो लग गया है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लग गया डीए के ऊपर, ठीक है। तो ये 51 से 52 के बीच में वरी करेगा। और क्योंकि 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, ठीक है, ये होती है 2800 जीपी की जॉब। और 51 के आसपास आपका इन हैंड आएगा, और यही कोई 56,000 के आसपास आपका ये आता है उसमें, अगर हम ग्रॉस की बात करें, ठीक है। तो आपका ये कट कुटा के वही कोई 5,000 के लमसम कट जाता है पीएफ वगैरह का। वैसे 4600 कटता है, ठीक है, 4600 कटता है। और अगर देखें बाकी सारी रिकवरीज को, और कोई रिकवरी है आप जो मोटा मोटा 5,000 मान लो, तो यही कोई 51,000 के आसपास जेब में बचता है। ये पहली सैलरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे ये भी बात करेंगे कि आपको ये जॉब क्यों अप्लाई करनी चाहिए, क्यों इसके लिए प्रिपेयर करना है। और हाँ, इसमें एक फैक्टर है जो कि आपको याद रखना है, अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया ना तो आपका सिलेक्शन कैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। आप चाहे जितना पढ़ लो, अगर आपने ये चीज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप कैसे भी कुछ भी करोगे, फेल होना है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेके जाना है तो उसमें पढ़ाई तो इसमें अकेला है नहीं।
तो अब प्रमोशन हायरार्की की बात करते हैं। 2800 ग्रेड पे है, इसके बाद जाता है 4200 ग्रेड पे ये होते हैं 4200 वाले, इनका डेजिग्नेशन होता है सीनियर एसएसए का, ठीक है। जो आपका ये ना एक्चुअली में ये जो अगले दो प्रमोशन है ये काफ़ी स्लो होते हैं, अगले 2-3 प्रमोशन ये हो गया। फिर इसके बाद आपका जो सेक्शनल सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है, सेक्शनल सुपरिटेंडेंट होता है, ये होता है 4600 ग्रेड पे का। और फिर इसके बाद प्रमोशन होता है आपका ईओ पे, ठीक है। ईओ एओ पे होता है, जिनको असली काम करना होता है, ये 4800 ग्रेड पे होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है ना, जैसे आपने 4 साल काम कर लिया, 4 इयर्स आप ईओ एओ के पोजीशन पे हो, भले आपको जो अगला डेजिग्नेशन होता है वो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, सॉरी रीजनल का नहीं आता अभी, तो असिस्टेंट का आएगा। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो प्रमोशन है ना, वो आपको भले फंक्शनल वाला ना मिले, लेकिन आपकी सैलरी जो है 4 साल के बाद 5400 ग्रेड पे की हो जाएगी। बात समझ रहे हो? यानी कि आप काम ईओ एओ का ही करते रहोगे, फंक्शनल आप ईओ एओ पे ही रहोगे, लेकिन ये 4 साल बाद ऑटोमेटिकली जब गैजेटेड पोस्ट आ जाती है ना, तो आपका क्या है कि हर 4 साल के बाद जो आपका ग्रेड पे है वो इंक्रीज होना ही होना होता है। तो 4800 से 5400 पे जाते हो, फिर आपका 6600 ग्रेड पे होता है, ये होता है आरपीएफसी का, ठीक है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये भी 2, ठीक है। फिर जाता है फर्स्ट पे। तो अब मतलब एसएसए वाला कोई अगर इसमें जाएगा भी ना, तो वो अगर 22 साल में चला गया ना, तो जैसे तैसे जाके ईओ एओ या 5400 ग्रेड पे पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है। और अगर कोई 25-26 साल पे जा रहा है, तो अगर वो सोच रहा है मैं इसी जॉब में रहूंगा, तो हो सकता है आप ईओ एओ तक पहुंचो, क्योंकि कई सारे रीजन्स है जहाँ पे ये पहला प्रमोशन ना बहुत बहुत भारी है। आपको 8 साल भी लग जाते हैं, ठीक है, 7 साल के लमसम भी लग जाते हैं। फिर यहाँ से ऐसे 4600 ग्रेड पे आने में भी ऐसे आपको बहुत मतलब बहुत धीमे धीमे आगे के प्रमोशन है, ठीक है। तो ये है प्रमोशन का हायरार्की। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फर्दर प्रिपरेशन की, कि आप भाई इसमें इस जॉब में जाके क्या आगे के लिए प्रिपेयर कर पाते हो, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि फॉर द सेक ऑफ इसलिए कोई जॉब लेना चाहते हैं 2800 या फिर 4200, कि उनको आगे पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाए, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, तो हाँ, उसके लिए आपकी ये वाली जॉब जो है बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि इसमें 5 डेज वर्क होता है, 5 डेज अ वीक का वर्क होता है, और लोड कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको कुछ भी लोड नहीं है, जो टाइम है उस पर ही जाना है। जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, फाइल्स वगैरह मैनेज करने हैं, डेटा एंट्री करनी है, बस। कोई इसमें वर्कलोड नहीं होता। वर्कलोड आता है यहाँ पे जब आप ईओ एओ बनोगे, यहाँ पे बहुत वर्कलोड होता है, ठीक है। हर चीज़ ध्यान से करनी होती है यहाँ पे, कोई मिस्टेक, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करता है, आपका जो ईपीएफओ 1952 में आया था, तो इसमें जितने भी एक्ट लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। बेसिकली ये आप ये लगा लो कि जो सीजीएल में इंस्पेक्टर काम करता है ना, वो काम ईओ एओ करता है हमारा। बहुत मोटा मोटा बता रहा हूँ, नहीं तो आप पूरा पूरा कंपेयर करो, बट एक काइंड ऑफ जो है वो काम होता है अपना ईओ का। अगर आप इंस्पेक्टर प्लस एओ की जॉब को मिला दो, मर्ज कर दो, ठीक है, वो काम होता है ईओ का, क्योंकि इसको इन्फोर्समेंट कराना होता है। जबकि एओ क्या करता है, वो सिर्फ ऑडिट करता है। तो ये काइंड ऑफ वो ऑडिट भी करवाता है और ये उसको इन्फोर्स भी कराता है, क्योंकि सारा जो भी डेटा होगा, डेटा निकल के देखो कहाँ से आ रहा है, ऐसे जो भी है डेटा को अपना निकाल के देता है, सिस्टमेटिक डाल के, फिर वो डेटा को ऐसे एनालाइज करके इसके पास पहुंचता है। बात की गहराई को समझ गए क्या काम होता है? आई होप आपको एक पूरा खाका जो है वो दिमाग में आ गया होगा। तो यही पूरी इसकी सच्चाई है इस डिपार्टमेंट की। और हाँ, तो फर्दर प्रिपरेशन करने के हिसाब से ये आपका बहुत बढ़िया है। गर्ल्स के लिए सुटेबल है या नहीं, तो बिल्कुल सुटेबल है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, अगर आपने जो रीजन का प्रेफरेंस दिया है, वो जो रीजन प्रेफरेंस आप फॉर्म में डाल रहे हो ना, वो आपका जब रिजल्ट आएगा, तो अगर आपके बहुत अच्छे नंबर होंगे, तो आपको आपके रीजन में अगर जॉब मिल गई तो दी बेस्ट है, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है 2800 ग्रेड पे में, ठीक है। और प्रमोशंस वगैरह मैंने आपको बता दिए। अच्छा, कई बच्चे इसको बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है या नहीं, तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि ईपीएफओ जो है आपका, वो क्या कर रहा है, जो आपका पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पेंशन को डिसबर्स करने का काम, पेंशन को लेने का काम, वो कौन कर रहा है? ईपीएफओ। फर्दर प्राइवेट हो सकता है? बिल्कुल प्राइवेट नहीं हो सकता, ठीक है। कई बच्चे यही सोच रहे हैं, तो ऐसे उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी। अच्छा डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप सोचो डायरेक्ट कोई मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो, डायरेक्ट मिनिस्ट्री में काम नहीं कर रहे हो, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी।
और क्या डाउट पूछा था, हाँ क्वार्टर्स का और लाइफ स्टाइल का। तो देखो क्वार्टर्स वगैरह मिल जाते हैं अराउंड 2 से 3 साल के अंडर मिलते हैं, कहीं कहीं पे तुरंत जाते ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो रीजन के ऊपर होता है कि आप कौन से रीजन में हो, वहाँ अवेलेबिलिटी कैसी है, और क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे लोकेशन पे होते हैं। मतलब लाइफ स्टाइल आपका ओके ओके रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार है। अगर आप पढ़ने जा रहे हो ठीक ठाक, अगर आप अपने मम्मी पापा को लेके जा रहे हो, अगर आपको आगे प्रिपरेशन नहीं भी करनी है, ठीक है, लेट से आप मम्मी पापा को रखना चाहते हो तो बढ़िया आराम से रख सकते हो, ठीक ठाक आपका हिसाब किताब चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि चल ना पाए, है ना। तो मतलब सैलरी उसी हिसाब की है कि आप सोचो, अगर आप ये सोचो बहुत ही लैविश लाइफ हो जाएगी क्या, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कई बच्चे क्या होते हैं कि वो बहुत ही अननेचुरल सी ख्वाहिशें लेके आते हैं कि मैं तो बिल्कुल इसमें सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही बड़ा, बहुत सारा कुछ हो जाएगा। तो बहुत सारा कुछ तो नहीं, बट हाँ एक काइंड ऑफ आपका ठीक ठाक काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या आपकी यहाँ पे कोई डायरेक्ट डीलिंग होती है? कोई भी डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती है पब्लिक से आपकी, तो सुकून की नौकरी इसलिए बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। और लाइफ स्टाइल भी इसमें ठीक ठाक रहता है, अच्छा लाइफ स्टाइल होता है क्योंकि प्रेशर है नहीं, आप अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, तो लाइफ स्टाइल ठीक ठाक है। दूसरी बात क्या होता है इसमें, सीजीएचएस का बेनिफिट मिलता है। जैसे टियर 3 सिटी में कहीं सीजीएचएस अप्रूव्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, जो भी आपका खर्चा हुआ है महीने के शायद 2000 के आसपास इसमें पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें एक अच्छी है। और क्या था, और क्या बताना था, फर्दर प्रिपरेशन बता दिया। हाँ, अब ये देखो फ्री टेस्ट आप यहाँ से लगा सकते हो, इसका ओलेव बोर्ड पे सिलेबस वाली वीडियो मैंने आपको डाल रखी थी, कहाँ चला गया यार, ये रहा फ्री टेस्ट वाला, ये है। यहाँ पे जाके आप इसमें फ्री टेस्ट दे सकते हो, एक टेस्ट है फ्री है वो दे देना, और लाइव टेस्ट वगैरह आते हैं, सैटरडे है, संडे को कल एक लाइव टेस्ट आएगा। तो फ्री वाले लाइव टेस्ट जहाँ से मिले ना उनको रगड़ डालो, क्योंकि नया पैटर्न है। ईपीएफओ एसएसओ में क्या हुआ है, नया पैटर्न आया है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाऊं, और जो सिलेबस है पहले उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढूं। ऐसा ना हो कि मैं सिलेबस से अलग पढ़ रहा हूं। जैसे अब इसका एग्जाम कौन लेने वाला है, एनटीए, तो इसके बेस मैंने कई सारे पेपर ऑब्जर्व किए हैं, तो उनमें कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, उनको मैं अलग वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने ही हैं, है ना, उनको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी उन टॉपिक्स को। तो ये चीज़ें हैं, जीके में क्या क्या पूछा जाता है, क्यूए में क्या क्या पूछ रहे हैं, रीजनिंग में तो ऑलमोस्ट अब एसएससी का भी पैटर्न वही हो गया, मतलब तो रीजनिंग इज नॉट दैट मच हार्ड की बहुत अलग आ जाएगी। इंग्लिश यानी कि क्यूए इंग्लिश, और हम उसकी जीके की बात करेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं, गोल्डन बुक आपको कैसे हेल्प करेगी उसकी बात भी कर लेंगे। तो ये कहानी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से कर लेना, या फिर चैनल भी ज्वाइन करना, अपना टेलीग्राम चैनल है जो कई सारी इन्फॉर्मेशन ना मैं वीडियो नहीं बना पाता तो वहीं पे देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपका, अच्छा चैनल का नाम लिख लो पैनेशिया फॉर, जो भी अपने इस चैनल का नाम है ना वही जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना तो मिल जाएगा, या फिर ऐसे @पैनेशिया edu01 ये डाल देना, तब भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक। तो ये कहानी है। और कुछ रह गया है क्या, हाँ ये रह गया कि आपको इसमें क्या करना है, क्या बात का ध्यान रखना है। अब देखो जो आपको सिलेबस है वो तो करना ही करना है, बट आपने इसमें एक चीज़ और देखी होगी, इसके बाद होगा आपका क्या, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है। जो बच्चे एसएससी की फील्ड में है पहले से हैं, जिन्होंने सीएचएसएल वगैरह दे रखा है, उन्हें तो आइडिया होगा कि पहले से वो कर रहे हैं तो मुझे कितनी मेहनत करनी है। अब जो न्यू भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपका जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले टाइपिंग वगैरह करी नहीं, क्योंकि बैंकिंग में टाइपिंग नहीं मांगी जाती है, अब उनको 35 वर्ड पर मिनट अचीव करना ना। अगर आप सोचोगे कि मेंस रिजल्ट आ गया मेंस का, उसके बाद मैं मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद जैसे टाइपिंग का स्किल टेस्ट होगा मैं वो 1 महीने में तैयार कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तो कोशिश करो धीमे धीमे अभी से टाइपिंग पे कम से कम 20-25 मिनट देने का ट्राई करो, तब जाके अगर आपको कुछ नहीं आता ना तब जाके वो टाइपिंग हो पाएगी। क्या फ़ायदा आप सिलेबस कुछ भी कर लो, सब कर लो, पूरा अच्छे नंबर भी ले आओ, फाइनल जाके टाइपिंग में फेल हो जाओगे। बहुत से बच्चे होते हैं हर बार टाइपिंग में फेल, सीएचएसएल में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती, जबकि नंबर बहुत आते हैं बच्चों के। क्यों? क्योंकि उसमें 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगते हैं, नहीं हो पाती बच्चों से, सीजीएल में तक नहीं हो पाती भाई, सीजीएल की 27 मांगते हैं, ठीक है। तो ईजी नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता ना टाइपिंग में, तो आप ये 35 वर्ड पर मिनट बहुत आसानी से नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात ये मेरी सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो अभी से अगर आप धीमे धीमे, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आप बिल्कुल नए एस्पिरेंट हो इस चीज़ में, टाइपिंग करी नहीं पहले से, तो भाई 20-25 मिनट लगाने शुरू करो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में टाइपिंग कराती हैं, उन पे डेली डेली 20 से 25 मिनट का मॉक दो, जहाँ पे आप ये टाइपिंग कर पाओ, ठीक है। तो बस यही बातें हैं, 10 मिनट की कम से कम 10-10 मिनट के सेट तो लगाने हैं आपको, ठीक है। 10 मिनट्स दे दो सुबह, 10 मिनट्स दे दो आप दोपहर को, 10 मिनट्स दे दो रात को। ये काम नहीं करोगे, अच्छा खासा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, ठीक है।
तो फिलहाल अब इस सेशन को एंड करता हूँ। कोई और डाउट अगर रह गया है तो कमेंट कर देना, सिलेबस वाली या टॉपिक वाली वीडियो है वो अलग से बना दूंगा। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।